हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये हमारा जो टॉपिक है ये क्लास 9th में भी है और 11th में भी है, बट अभी हम थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ेंगे, मतलब 9th वालों के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा सबसे पहला लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है, केमिकल कॉम्बिनेशन होता क्या है, जब कोई भी दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलकर कोई भी रिएक्शन करते हैं तो वहां पे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन हुई है या फिर केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ है, कोई भी प्रोडक्ट बनता है हमारा। तो सबसे पहला हमारा जो लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसी को हम आगे चल के बोल देते हैं लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। इसका मतलब क्या है, मैटर की इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी, मतलब वो खत्म नहीं किया जा सकता हमारा मैटर। तो इसका हम स्टेटमेंट सबसे पहले लिख लेंगे जो हमारे पेपर्स में पूछता है, व्हेन एनी रिएक्शन टेक्स प्लेस इन एन आइसोलेटेड चेम्बर then the total mass of the reactant is equal to total mass of product। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये चीज हाईलाइट क्यों की है, आइसोलेटेड चेम्बर। जैसा कि हम सभी को पता है आइसोलेटेड चेम्बर मतलब ऐसा चेम्बर जिससे हमारे ना रिएक्टेंट्स बाहर जा रहे हैं ना कोई चीज बाहर से अंदर आ रही है। तो हमारे इसमें क्या होगा, या हम दूसरी तरीके से इसे बोल सकते हैं, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड। हम इसे एक रिएक्शन के माध्यम से देखेंगे। CaCO3 ब्रेक्स इनटू CaO प्लस CO2। कैल्शियम कार्बोनेट है हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड है एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। ये जो हमारा CaCO3 हमारा क्या है, रिएक्टेंट है। CaO और CO2 ये दोनों प्रोडक्ट हैं। जैसा कि हमने यहाँ लिख रखा है 100 ग्राम, 56 ग्राम, 44 ग्राम। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम देखते हैं किसके बराबर आता है। तो हमने सेम चीज को स्टेटमेंट की जगह रिएक्शन में लिख दिया है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, हमें एक बात इसके बारे में ध्यान रखनी है कि इसके लिमिटेशन भी है। इसका एक लिमिटेशन भी, वो क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शंस। बट हमें इसे क्लास 9 के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये क्लास 11th में हम थोड़ा डीपली में पढ़ेंगे। तो हम इसके बाद पढ़ेंगे सेकंड लॉ। तो हमने क्या बात की थी, हमने पहला लॉ बात किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा लॉ हमारा क्या, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, या फिर इसी चीज को बोलते हैं डेफिनेट प्रपोर्शन। तो कांस्टेंट बोले या हम डेफिनेट बोले, इसका मतलब क्या होता है, फिक्स। इसका मतलब होता है हमारा फिक्स, मतलब चेंज नहीं हो रहा है हमारा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछता है, फॉर एनी कंपाउंड द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट रिमेन इन फिक्स और द कांस्टेंट प्रपोर्शन। मेन बात यहाँ पे क्या है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स ऑफ कंपाउंड। इररिस्पेक्टिव मतलब ये डिपेंड नहीं करता है कि हमारा सोर्स ऑफ कंपाउंड क्या है, हमने हमारा कंपाउंड कहां से लिया है, किस सोर्स से लिया, उस पर हमारा नहीं डिपेंड करता है। ठीक है, इसके हम दो एग्जांपल देखेंगे। हमारा पहला एग्जांपल, सबसे कॉमन एग्जांपल हमारा वाटर H2O। अभी हमने यहाँ पे लिखा है वी गेट वाटर फ्रॉम वेल्स, रिवर, सी, ओशन, सीवेज एटसेट्रा। मतलब हम इसमें पानी कहीं से भी ले आए, वेल से ले आए, रिवर से ले आए, या सी से ले आए, या ओशन से ले आए, या सीवेज से ले लें। ठीक है, कहीं से भी ले लें। इसमें H2O में क्या होगा, मास ऑफ H क्या होगा हमेशा 2 इंटू 1, कितना हुआ 2। मास ऑफ ऑक्सीजन का क्या होगा 16 इंटू 1, मतलब कितना 16। ठीक है, तो अगर हम रेशियो इन दोनों का निकालेंगे H अपॉन O का, मास ऑफ H अपॉन मास ऑफ O, ऐसा लिख देते हैं हम इसे, मास ऑफ H अपॉन मास ऑफ O, मतलब ऑक्सीजन कितना होगा 2 अपॉन 16, मतलब 1/8। ठीक है, हमने यहाँ लिख रखा है 1:8। हम अगला एग्जांपल देखते हैं, ये भी बहुत कॉमन एग्जांपल है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। ठीक है, वी गेट CO2 फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज सच एज कंबशन, रेस्पिरेशन एटसेट्रा। ठीक है, इसमें हम निकालते हैं CO2 में मास ऑफ कार्बन कितना है 12 इंटू 1, मतलब 12 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ ऑक्सीजन निकालते हैं 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32 ग्राम। अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे C और O का, तो यहाँ पे आता है 12 अपॉन 32, मतलब 3:8। अच्छा, हमने ये सब तो पढ़ लिया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन फिक्स होता है, बट इसकी लिमिटेशंस भी हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, जो कि हमें क्लास 9th में तो नहीं पढ़नी है, बट हमें क्लास 11th में जाकर पढ़नी है। ठीक है, तो क्लास 9 के लिए इतना सफिशियंट है।